सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू ध्येय टीवी। आई एम रक्षित चारण। आज हम आपके सामने मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने में बिलीव करती है। हमारे साथ मौजूद हैं यूपी पीसीएस 2016 में डीएसपी के पद पर चयनित मिस रूपाली रॉय। मिस रूपाली, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम द एंटायर ध्येय फैमिली ऑन योर सक्सेस। रूपाली जी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करती हैं। प्रारंभिक शिक्षा सेंट एन्स कॉन्वेंट स्कूल से करने के बाद रूपाली ने आगे की पढ़ाई दिल्ली से की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद रूपाली ने एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया। ग्रेजुएशन के दौरान भी रूपाली क्विज और डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेती रही और कई मेडल भी जीते। यूपीपीएससी से पहले रूपाली का चयन रेलवे में भी हो चुका है। रूपाली जी का चयन पिछले साल दिसंबर में हुआ था। मौजूदा समय में रूपाली नॉर्दर्न रेलवेज में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं। रूपाली बताती हैं कि उनकी इस सफलता में उनके माता पिता, उनके भाई का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी रूपाली जी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके विचारों ने हमेशा से ही उन्हें प्रभावित किया। रूपाली जी का चयन कुछ दिन पहले आए यूपीपीएससी 2016 के रिजल्ट में डीएसपी के पद पर हुआ है। ध्येय परिवार आपकी इस सफलता के लिए शुभकामनाएं देता है और आपके सुखद जीवन की कामना करता है। सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपकी जो यूपीएससी की और यूपीपीसीएस की ओर जो रुझान है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत मेरे स्कूल टाइम से ही मेरे फादर हमेशा मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर रहे हैं जी। बिकॉज अपनी जॉब की वजह से वो ऑफिशियल से मिलते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से। सो एक रुझान उनका था कि मतलब मेरे बच्चे वो भी उस अथॉरिटी पर आए। तो मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट मेरे फादर ने किया था जब मैंने एसआरसीसी में एडमिशन भी लिया था। फ्रॉम फर्स्ट ईयर वो मुझे कहते थे कि यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। मैं हमेशा स्कूल में भी टॉपर रही थी, कॉलेज में भी मैंने अच्छे कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया। तो ही सेड आई बिलीव इन यू, यू कैन डू दिस। तो मेरा जो रुझान है वो वहाँ से मिला मुझे। एंड देन आई अंडरस्टूड कि यार सिविल सर्विसेज इज समथिंग आई वांट टू डू। आई एम मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सो मेरे फादर मेरे मोटिवेटिंग फैक्टर रहे हैं इस बारे में। गुड। आपकी ने बताया जैसे कि भाई आपके फादर के द्वारा जो आपको मोटिवेशन मिला उससे आपकी जर्नी शुरू हुई, लेकिन ये हमें देखने को मिलता है कि जर्नी के अंदर में हमेशा जैसे होता है कि भाई उतार चढ़ाव सबके साथ होते हैं। डेफिनेटली एक एस्पिरेंट की जर्नी में भी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, एंड स्पेशली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स इट बिकम्स ट्रबलसम समटाइम्स बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर। तो जो ये सोशल प्रेशर, जो सामाजिक दबाव होता है, इसको आपने कैसे हैंडल किया और इसके लिए आप क्या और फीमेल कैंडिडेट्स जो हमारी हैं उनको आप कोई सजेशन देना चाहें? सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जो आपने फील्ड चुना है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिमांड करता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू हैंडल द प्रेशर। तो अगर आप वो सर्विसेज के लिए जा रहे हैं तो आप तैयार रहिए कि आपको बाकी सोसाइटी का प्रेशर हैंडल करना है। आप अगर चाहते हैं कि मैं अधिकारी बनूं तो आपको प्रेशर की शुरुआत आपके प्रिपरेशन से शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द सोसाइटी प्रेशर। लेकिन वहाँ पे उन्हें ये याद रखना चाहिए कि मैं एक अधिकारी हूँ, अधिकारी बनने वाली हूँ या बनने वाला हूँ, और उस हिसाब से अपना स्टैंड लेके आगे उस प्रेशर को हैंडल करना चाहिए। गिव अप नहीं करना चाहिए। आई बिलीव इन दिस थिंग। तो मेरी भी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। आपकी पर्सनल लाइफ होती है, एकेडमिक लाइफ होती है, बहुत सारे कई बार मिंगल हो जाता है, पढ़ नहीं पाते हैं। दैट थोड़ा सा पेशेंस और नो गिविंग अप। बस आई बिलीव इन दिस थिंग कि अपने आप शुरुआत से ही सोच लो कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं जी, तो हमको ये हैंडल करना है। जो जॉब में करते वो हमको अभी हैंडल करना पड़ रहा है। तो अगर वो मैंने अपने लिए देखा, मैंने वो एटीट्यूड रखा, तो कई बार मैं गिव अप करने से पीछे हट गई कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना, ये भी हो जाएगा। तो मैं बस यही बिलीव करती हूँ। ओके, नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड जस्ट डू इट। ओके, आप जाइए ऐसे जॉब में रहो जहाँ प्रेशर हो। बिल्कुल। तो उसकी बस वार्म अप हो जाता है। बहुत अच्छा। फिर आपका सिलेक्शन स्टेशन मास्टर के रूप में हुआ एंड यू आर करंटली वर्किंग एज स्टेशन मास्टर। तो उसके अंदर में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। स्टेशन मास्टर मैंने 2018 में ज्वाइन किया। बहुत सारी गर्ल्स नहीं ज्वाइन करती हैं, वो अभी भी फील्ड बहुत ज़्यादा गर्ल्स के लिए ओपन नहीं है। बट मेरे बैच में लड़कियाँ
नंबर ऑफ गर्ल्स वर मोर एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। वहाँ पे जाने के बाद एक चीज़ जो मैंने देखी कि डिफ़िकल्ट तो होता है किसी इंस्टीट्यूशन में वर्क करना जहाँ पे बहुत लड़कियाँ ना हो, तो वहाँ पे कम, क्योंकि मैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हूँ तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में डिफ़िकल्ट तो हुआ बिकॉज बहुत सारा प्रेशर वहाँ पे वर्क का होता है। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हो फॉर लॉट ऑफ द पीपल हु आर ट्रैवलिंग, आप उनकी लाइफ्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हो, ट्रेड मूवमेंट देखते हो आप। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि अंडर एस्टिमेट करने वाले लोग बहुत थे, बट अगर आप वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि मैं अपना स्किल प्रूव कर सकती हूँ तो मैंने वहाँ पे भी किया। और प्रेशर हैंडलिंग ऑफ एक प्रोसीजर होता है हर इंस्टीट्यूशन का, तो उस प्रोसीजर का जो प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करना है गवर्नमेंट में, वो मुझे वहाँ पे मैंने सीखा। तो ये मेरी अच्छी बात थी कि मैं पब्लिक डीलिंग और प्रेशर हैंडलिंग वहाँ से सीखा है मैंने। ओके। इवन मेरे इंटरव्यू में जी मेरा इंटरव्यू पैनल दे वर वेरी हैप्पी टू नो कि मैं स्टेशन मास्टर हूँ, और उन्होंने भी मुझसे यही पूछा था कि आपने क्या सीखा है, आपका क्या जॉब का क्या प्लस पॉइंट है। तो मैंने उनको यही बोला था कि पब्लिक डीलिंग और जो पब्लिक का प्रेशर आपके ऊपर होता है डायरेक्ट डीलिंग का, उसको कैसे झेलना है, ये मैंने कुछ महीनों में रेलवे में, बहुत तो नहीं बट सीखा है, मुझे आइडिया हुआ है। बिल्कुल। तो इसके लिए मुझे बहुत हेल्प मिली मेरे इंटरव्यू में, और मेरा आधे से ज़्यादा इंटरव्यू वॉज अबाउट माई जॉब। जी। तो वो केवल और केवल मेरे जॉब के बारे में सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप स्टीरियोटाइप ब्रेक करके किसी जॉब में है तो आपका इंटरव्यू भी स्टीरियोटाइप नहीं जाता है। मेरा इंटरव्यू वाज नॉट स्टीरियोटाइप, इट वाज डिफरेंट, इट वाज लाइटर, दे वर चेकिंग माय पर्सनालिटी, जज कर रहे थे। उन्होंने मुझसे ये सवाल भी पूछे कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो आप लड़की होने का फायदा उठाते हो या अपनी पर्सनालिटी का, तो वहाँ उन्होंने ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जहाँ दे वर जजिंग मी एज अ गर्ल एंड एज एन ऑफिसर। सो in that ways my interview went well. बहुत खूब। फिर अब आपने जैसे यूपीपीसीएस के अंदर में अब आपने सफलता हासिल की है और आप 2014 से इस परीक्षा की और यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, तो यूपीपीसीएस की जो स्ट्रैटेजी रही आपकी एग्ज़ाम की, उसके अंदर में आपने क्या डिफरेंट कोई चीज़ अपनाई जिसके बारे में आप बताना चाहें? अब तो यूपीपीसीएस का पैटर्न चेंज हो गया है। 2016 में जब मैंने दिया था उस टाइम पे हमारा जीएस मेंस वाज ऑब्जेक्टिव। सो क्योंकि आप एक बार यूपीएससी के लिए सब्जेक्टिव प्रिपरेशन कर लेते हो तो मुझे लगता है दैट वाज नॉट ईजियर, बट यू नो आपको एक अपर हैंड मिल जाता है बिकॉज आपने उसका सब्जेक्टिव पेपर तैयार किया हुआ है। लेकिन यूपीपीसीएस में कि आपको यूपी का ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, एंड एक और सब्जेक्ट की दिक्कत थी, मुझे एक और सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ा। आई हैव 2 ऑप्शंस। सो वहाँ पे मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके केवल और केवल अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज सब्जेक्ट को केवल उस पर नहीं, मुझे 2 सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ा। तो जितना जो जीएस का मेरा ईजियर हो गया वो मेरे लिए वहाँ सोशल वर्क में नलीफाई होगा, वहाँ पे मुझे ज़्यादा उसमें टफ हो गया बिकॉज इंग्लिश में ज़्यादा मैटर नहीं था, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, बट अल्टीमेटली आई डिड मैनेज टू डू इट। या श्योर। तो इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताएं, आपकी ऑप्शनल को लेकर के जो स्ट्रैटेजी रही, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क जो आपके ऑप्शनल रहे, इस पे कई हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। एक स्ट्रैटेजी मैंने जो सोशल वर्क में ये अपनाई, क्योंकि इट्स अ ड्राई सब्जेक्ट, बट मैंने जो अपने आंसर राइटिंग में ये किया था कि बीइंग एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी मैं उस पर। तो मैंने एक चीज़ ये ऑप्ट करी कि मैं अपने आंसर्स को छोटे कम शब्दों में और डायग्रामेटिक, आई मेड माई आंसर्स डायग्रामेटिक। ओके। मैंने कोशिश करी कि अगर अप्लाइड हमारे टाइम पे जब मैंने सोशल वर्क क्वेश्चन किया तो पूरा सोशल वर्क का पेपर अप्लाइड आया था, सेकंड पेपर वाज टोटली अप्लाइड। सो वहाँ पे मैंने अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को, जो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कर सकती थी, मैंने सोशल वर्क में किया। मैंने बहुत डायग्रामेटिक अपने आंसर्स बनाए, मतलब फ्लो चार्ट्स एंड यू नो प्रोसीजरल चार्ट्स, बहुत सारे मैंने ऑप्ट किए। सो आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी बेटर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए उतना ध्यान नहीं दे पाई थी, बट वहाँ पे मुझे मैनेज तो करना था। तो आई वेंट फॉर बेटर आंसर राइटिंग स्किल्स। और पब एड में like we all know कि you have to just write and more and more knowledge। तो कोचिंग एक टाइम पे मेरी जब कोचिंग खत्म हो गई थी तो उस टाइम पे ये लगा था कि अब आंसर राइटिंग का क्या, अब हम कहाँ जाएं, किससे चेक कराएं। तो उस टाइम पे जो हम लोग साथ में प्रिपरेशन करते, मेरा एक बड़ा ग्रुप था, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे, आंसर्स लिखते थे। वो हिंदी मीडियम, हम इंग्लिश मीडियम थे, लेकिन हम आंसर्स लिखते थे
उनसे अपने आंसर्स चेक कराते थे बिल्कुल। और उनके अपने चेक करते थे और बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करते थे, अप्रिशिएट भी करते थे। एंड वी वर वेरी स्ट्रिक्ट इन गिविंग मार्क्स आल्सो। मार्क्स आपस में मिल जाना बहुत डिफिकल्ट था। तो मुझे लगता है वहाँ पे मैंने अपना आंसर राइटिंग स्किल बहुत अपग्रेड किया एंड इसी की वजह से मेरा सोशल वर्क भी बहुत इम्प्रूव हुआ बिकॉज दे हेल्प मी अ लॉट इन डूइंग इट। सो माय ग्रुप स्टडीज डिड अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन माय सिलेक्शन। ओके, तो सोशल वर्क पे आपने बताया कि भाई जो ग्राफिकल चार्ट्स हो गए, प्रोसीजरल चार्ट्स हो गए, उनका आपने यूज़ किया, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ग्रुप स्टडी के दौरान जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको मिला वो बहुत आपके लिए पॉजिटिव रोल प्ले किया। गुड। आप इसी के साथ में ये भी बताएं कि गाइडेंस का क्या रोल होता है। जैसे कि आपने बताया कि आपका एक ग्रुप था जिसमें आप मिल करके पढ़ा करती थी, आपने कोचिंग भी की है ऑप्शनल की, तो कई लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़े डिलेमा में रहते हैं कि गाइडेंस, मार्गदर्शन का क्या रोल रहता है। गाइडेंस का मुझे ऐसा लगता है कि लेबर तो हर कोई कर लेता है बट सही डायरेक्शन में लेबर इज इम्पोर्टेंट। आपको हार्ड वर्क करना है बट ऐसा हार्ड वर्क नहीं जो वेस्ट जाए। इसके लिए आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है कि आपको कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। एंड प्लस एक और बात होती है कि जब आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो एक गाइडेंस इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं आपको खुद नहीं समझ आते हैं। तो दैट गाइडेंस मेक्स यू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे कम ध्यान देना है। और क्रैक करने का जो एक आप तो हार्ड वर्क कर लोगे लेकिन जो की एरियाज हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना है विच विल हेल्प यू क्रैक द एग्जामिनेशन, सो दैट कम्स आउट ऑफ गाइडेंस। सो गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट इन नोइंग कि हम कहाँ कमज़ोर हैं, कहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ हमें मेन अपना हार्ड वर्क किधर डेविएट करना है। सो गाइडेंस गिव्स यू दैट डायरेक्शन। ओके, फिर आपने गाइडेंस के थ्रू आपने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, लेकिन उससे पहले एक स्टेज आती है पर्सनालिटी टेस्ट की, जो इंटरव्यू वाला है। तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इस पूरी प्रक्रिया का कितना इम्पोर्टेंट रोल मानती है? पर्सनालिटी, पूरा इंटरव्यू एक्चुअली पर्सनालिटी चेक होता है क्योंकि वो आपके नॉलेज को नहीं चेक कर रहे होते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम मीन्स देख कर आए होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लेज वेरी बिग रोल इन द इंटरव्यू क्योंकि वो यही तो देख रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं नहीं बन सकते। तब बस आपको अपने आप पे विश्वास और कॉन्फिडेंस दिखाना होता है, बाकी ग्रूमिंग तो अकेडमी में हो जाएगी। सो बस कॉन्फिडेंस इज द ओनली थिंग विच मेक्स योर पर्सनालिटी। सो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन बीइंग कॉन्फिडेंट। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप मेंस के बाद आपको पता है आपका इंटरव्यू है, सो यू शुड रियली वर्क ऑन योर नॉलेज शार्पनिंग एंड एक कॉन्फिडेंस। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं लगनी चाहिए, चाहे आप नहीं भी आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं आते थे बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्नॉलेज इट एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट टाइम यू विल बी डूइंग बेटर। नॉट नोइंग समथिंग इज नॉट योर वीकनेस, ये मतलब हमें मतलब वो नहीं, बिल्कुल वीकनेस नहीं। हाँ, कॉन्फिडेंट रहिए, उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए उस चीज को कि मुझे नहीं आता है। बिल्कुल। मे बी दे विल फील मोर, दे विल कनेक्ट मोर, वो ज्यादा उन्हें पसंद आएगा कि आप एक्नॉलेज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक दैट पीपल कमिट इज कि भाई अपने हमें कोई आंसर नहीं पता होता है तो उसके बारे में हम गिल्टी फील करने लग जाते हैं। जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर रही थी तो मेरे से ये गलती हुई थी, मैं एक्नॉलेज नहीं कर पाई। देन आई वर्कड अपॉन इट कि नहीं आना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, एक्नॉलेज करिए और आगे बढ़िए, नेक्स्ट में आएगा, ऐसा कैसे नहीं आएगा। आई वर्कड ऑन इट कि एक्नॉलेज करना आना चाहिए, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड। डरिए मत कि मुझे नहीं आ रहा है, क्या सोचेंगे इंटरव्यूअर, वहां पे वो ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस रखना है। ओके। एंड यूपीपीसीएस के साथ में एक और प्रॉब्लम रहती है कि कई पीसीएस में जिस तरीके से देखा गया है कि इसका रिजल्ट बहुत डिले हो जाता है। तो क्योंकि इस परीक्षा की भी मेंस हुआ था 2016 में, फाइनल रिजल्ट आया है 2019 में, तो इस दौरान पे सेल्फ एवेल्युएशन कैसे करें, अपने आप को काम कैसे बनाए रखें, मेंटेन कैसे करें अपना पेस, मोटिवेशन, इसके बारे में कोई सजेशन देना चाहें? पेस और मोटिवेशन अपने केस में मैं कहना चाहूँगी कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि बीइंग एन एस्पिरेंट ये ट्रॉमेटाइज्ड फेज होता है कि जब आपने एक एग्जाम दे दिया और आपको इतना टाइम वेट करना होता है रिजल्ट का और आप डायलेमा में होते हैं क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम्स आते हैं आप उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, आपको नहीं पता है कि यू वर गुड एट दैट और बैड एट दैट। तो आप
कहीं ना कहीं छोटा इफेक्ट उसका भी पड़ता है आगे के एग्जामिनेशन 2017 के मेंस में समहाउ मेरे से मिस हो गया वो, तो एक ट्रॉमेटाइज तो होता ही है एस्पिरेंट। तो वहाँ पे मुझे लगता है मेरी फैमिली एंड माय फ्रेंड्स दे ऑलवेज सेड कि दे बिलीव मी बीइंग अ टॉपर। आई डोंट नो, मतलब मैंने जहाँ पे भी अपना मोटिवेशन लूज किया, मेरे फादर मदर ब्रदर एंड माय फ्रेंड्स दे वर ऑलवेज लाइक कि होगा, हैव पेशेंस, होगा, यू कैन डू इट, वी नो दैट यू कैन डू इट, तुम भी कर सकती हो, ऐसी बात नहीं है। तो मोटिवेशन में बस यही है कि दिस सपोर्ट आई हैव गॉट, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दैट सपोर्ट, जो मुझे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मिला, इवन टीचर्स दे हैव मोटिवेटेड अ लॉट इन माय स्कूल एंड कॉलेज। सो उनसे जो मुझे सपोर्ट मिला है उसने मुझे बहुत हेल्प किया इसको हैंडल करने में। तो अपने जॉब पे जाते समय भी मतलब माय फैमिली वाज लाइक कि अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करिए, आप आगे कर सकते हैं, हमें पता है आप कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है करने की, बट आई वांटेड टू फेस दैट थिंग। तो बस सपोर्ट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। ये सपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है ये सबकी सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु सपोर्ट यू, या डेफिनेटली, हु ऑलवेज मोटिवेट यू एंड हेल्प यू इन ग्रोइंग अप। हाँ, they can criticize you, they can help you a lot. बिल्कुल। इसी के साथ हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है कि हाउ डू यू सी योरसेल्फ एज अ पुलिस वुमेन? अपने आप को मैं हम पर ये कहना चाहूँगी, मैंने अपने आप को हमेशा से एक पुलिस ऑफिसर या फिर यूनिफॉर्म में एक लेडी ही देखा है। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सी माई सेल्फ इन दैट, क्योंकि मुझे अब था कि यार वर्दी होनी चाहिए एंड आई शुड वर्क फॉर पीपल इन दैट वर्दी। तो अपने आप को मैं आई थिंक अभी और इवैल्यूएट आगे और टाइम के साथ करूँगी, बट आई डू सी माई सेल्फ एज अ स्ट्रॉन्ग लेडी ऑफिसर, क्योंकि मुझे एक्चुअली विजुअलाइज मैं करती थी कि आई नीड यूनिफॉर्म। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, आई विल इवैल्यूएट मोर। अभी तो कहना, अभी तो इट इज लाइक अभी तो रिजल्ट आया है, अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी इस बारे में, बट आगे देखते हैं। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। कुछ हल्के सवाल और हो जाए। आपकी पसंदीदा फिल्म? बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं देखती हूँ, ओके, बट पसंदीदा फिल्में I like critically acclaimed movies more. I don't go for my comedy या ऐसे movies पे नहीं जाती हूँ। Critically acclaimed movies या फिर social issues पे। लास्ट कोई ऐसी मूवी जो कि आपको याद हो, जो आपको बहुत पसंद आई? उरी अटैक, आई लाइक उरी, मुझे उरी बहुत पसंद आई। तो मुझे इस टाइप की मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, उसमें भी वर्दी का जोश वहाँ पर भी कायम था। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हूँ मैं उससे। हाँ, तो बिल्कुल। आपको आपकी पसंदीदा पास टाइम एक्टिविटी? मेरा पास टाइम एक्टिविटी डांसिंग है। yes. कई बार जब मैं पढ़ते पढ़ते डिप्रेस हो जाती थी कि अब नहीं होता, तो मैं डांस करती थी, तो वो मुझे बहुत लाइटन अप कर देता था। क्योंकि सबके साथ होता है कि हर 3-4 दिन में लगता है कि अरे नहीं हो रहा है, अब नहीं होगा। दैट टाइम मैं बहुत डांस करती थी, वो मुझे लाइटन अप कर देता था, और मेरा जितना प्रेशर होता था वो बाहर हो जाता था। देन फिर मैं पढ़ाई पे आ जाती थी, स्ट्रेस बस्टर के रूप में। स्ट्रेस बस्टर था मेरा, तो डांसिंग, इट हैज ऑलवेज बीन डांसिंग। बिल्कुल। और सॉन्ग्स कभी कभी, बट डांसिंग हैज बीन मेरा स्ट्रेस बस्टर, डांसिंग है हमेशा से। ग्रेट। आपका पसंदीदा खाद्य पदार्थ, खाना, फूड? मैं बहुत फूडोहॉलिक हूँ। मुझे खाने में तो आलू का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है और बाकी तो हर चीज़ खा लेती हूँ, बट आलू का पराठा इज़ माई फेवरेट। ओके, दैट्स गुड। थैंक यू वंस अगेन रूपाली फॉर बीइंग हियर, एंड हमारे दर्शकों को अपने जर्नी के बारे में और मोटिवेट करने के लिए वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड वी विश कि भाई आपकी सक्सेस की जर्नी इसी तरीके से चलती रहे। एंड दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि रूपाली के साथ जो हमारी वार्ता रही आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सके। अगली कड़ी में हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक और प्रेरणा स्रोत के साथ। अभी के लिए इतना ही।